नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का विषय समास। तो समास में हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा कि समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, समास किसको कहते हैं। उसके बाद जब हम समास पढ़ते हैं या समास से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कई बार ये प्रश्न आता है कि सामासिक शब्द क्या हैं, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास के भेद कितने होते हैं या समास के उदाहरण क्या-क्या है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के ऊपर हम बारी-बारी से बात करेंगे और एक-एक करके इन सभी को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास की परिभाषा की कि समास की परिभाषा क्या है, समास किसको कहते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो समास की परिभाषा की जब बात करते हैं तो आता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। क्योंकि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेप में लिखना। जहां मुझे किसी बात को कहने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, वहां पर मैं उन सारे शब्दों का प्रयोग ना कर कर किसी एक ही शब्द का यदि प्रयोग करती हूँ, तो वहां पर वो समास हो जाएगा। तो समास की परिभाषा क्या हुई कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है। संक्षिप्त अर्थात छोटा शब्द बनता है, तो उनके बीच के कारक हैं, विभक्ति है, संबंध सूचक अर्थात उनके बीच के जो भी शब्द हैं, वो हट जाते हैं और वो एक शब्द जो बनता है उसको समास कहते हैं। यहाँ से वैसे हमारा क्लियर हो गया कि समास क्या होते हैं और सामासिक शब्द क्या होते हैं। ये जो समास होते हैं यही सामासिक शब्द भी कहलाते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए समास को अगर हम शॉर्ट में हमें बताना है कि समास क्या होते हैं, तो शब्दों का संक्षेप रूप। शब्दों का संक्षेप रूप अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के स्थान पर किसी एक ही शब्द का जब प्रयोग होगा, तो उसको समास हम कहेंगे। ठीक है? उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है राजा का पुत्र। यदि मुझे बोलना है देखो वहाँ राजा का पुत्र जा रहा है, तो मैं राजा का पुत्र ये 3 शब्द ना प्रयोग कर कर एक शब्द में इस बात को बोल सकती हूँ कि राजपुत्र जा रहा है। ऐसे ही यदि मुझे बोलना है अरे यहाँ पर नीले रंग का कमल खिला है, नीले रंग का कमल खिला है, तो ये नीले रंग का कमल मुझे ये 4 शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे। मैं बोल सकती हूँ यहाँ नील कमल खिला है। ठीक है? अब हम बात करते हैं ये तो हुई समास की परिभाषा की। अब हम बात करेंगे सामासिक शब्द किसको कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी-अभी बताया कि जो समास शब्द होते हैं, समास बनने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हीं को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक परिभाषा देखें तो परिभाषा से स्पष्ट है, समास के बाद अर्थात समास होने के बाद जो नया शब्द बनता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीले रंग का कमल इतना सब कुछ ना बोलकर हमने एक ही शब्द बोल दिया नीलकमल। तो ये जो नीलकमल हुआ वो सामासिक शब्द हो गया। इसी तरह यदि मुझे बोलना है दिन-रात यह काम किया जाता है या रमेश इतना पढ़ रहा वो दिन और रात पढ़ता है। अब मुझे दिन और रात ना बोलकर मैं बोल दूँ वह दिन-रात पढ़ता है। क्लियर है कि क्या है? रमेश जो है वह रात और दिन लगातार पढ़ता रहता है। तो दिन और रात ना कहकर मैंने दिन-रात बोल दिया, समास हो गया। ठीक है? इसी से ही स्पष्ट हो जाता है कि समास विग्रह क्या होता है। इन शब्दों को जब हम तोड़ देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाते हैं। जैसे सामासिक शब्द को फिर से अलग-अलग शब्दों में खोलना, अर्थात अलग-अलग शब्दों में रखना, समास विग्रह कहलाता है। हमने अभी उदाहरण पढ़ा नीलकमल का, तो नीले रंग का कमल, ये हो गया पूरा समास विग्रह। जहाँ मैं एक शब्द को वापस से उसके 2-3 शब्दों में उसको बता रही हूँ, अर्थ मेरा एक ही है। या राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, समास मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना या खोलना, ठीक है? अलग करना भी विग्रह को बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्व पद क्या होता है। आप जब भी समास पढ़ेंगे ये बहुत बार-बार आपको सुनने को मिलेगा कि इसमें पूर्व पद ये है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद का अर्थ रहता है या उत्तर पद का अर्थ रहता है। तो ये पूर्व पद है क्या, उत्तर पद क्या है, ये हम देख लेते हैं।
तो समास में जो शब्द पहले आता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समास में जो शब्द पहले आता है, उसे पूर्व पद कहते हैं। पूर्व अर्थात पहले। उदाहरण, राजपुत्र जब हम बोल रहे हैं तो राजा का पुत्र, ये जो राजा शब्द है ये पूर्व पद है। नीलकमल में आप खुद समझ सकते हैं क्या है पूर्व पद। तो नीलकमल में पहला शब्द क्या है, ये नील है। तो नीला या नील हम पूर्व पद बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर पद क्या है। तो जो पूर्व पद के बाद वाले शब्द बचे वह उत्तर पद हो गए। उत्तर पद क्या है, समास में जो शब्द बाद में आता है उसको उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पुत्र शब्द जो है वह बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे उत्तर पद। नीलकमल में कमल शब्द जो है वह बाद में आ रहा है तो कमल को हम बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समास होते कितने प्रकार के हैं। समास क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, सामासिक शब्द क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सब हमको पता चल चुका है। अब बारी है कि समास होते कितने प्रकार के हैं। क्या एक ही प्रकार का समास होता है? नहीं। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। हो सकता है कभी सिर्फ यही प्रश्न आ जाए कि समास के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक होता है बहुव्रीहि समास। एक बार वापस से इसका उच्चारण कर रही हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि याद रह जाए। कौन कौन से होते हैं 6 समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब हम आगे एक एक समास को पढ़ेंगे, एक एक समास को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला समास के हम पहले कुछ उदाहरण ले लेते हैं, समास क्या है और विग्रह क्या है। ये सारे जो आप शब्द देख रहे हैं, ये वाले, ये सभी हैं समासिक शब्द या समास। और ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये हैं समास विग्रह, ये सभी शब्द। अब पूर्व पद और उत्तर पद जब निकलता है वो सामासिक शब्दों में से पूछा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद सामासिक शब्दों में से पूछा जाता है। तो सामासिक शब्द जो हैं वो हैं ये समास वाले। तो जैसे पूर्व पद क्या है नीलकमल में, नील पूर्व पद, उत्तर पद कमल। राजपुत्र में राजा या राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद। दिन रात में दिन पूर्व पद, रात उत्तर पद। पंचवटी में पंच या पांच पूर्व पद, वटी उत्तर पद। यथाशक्ति में यथा पूर्व पद और शक्ति उत्तर पद। इसी की तरह इनका यहाँ पर विग्रह भी देख लेते हैं। नीलकमल अर्थात नीले रंग का कमल, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, दिन रात दिन और रात, पंचवटी पांच वटों का समूह, पांच वृक्षों का समूह, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति है उतनी। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अव्ययी भाव समास की तरफ। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इस पे आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि समास का नाम क्या है। समास का नाम है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर अव्यय के बारे में बात होगी। अव्ययी भाव समास के नाम से क्या स्पष्ट है कि यहाँ पर अव्यय के बारे में बात होगी। यहाँ पर जो पूर्व पद रहेगा, पहला पद जो रहेगा वह सदैव और सदैव अव्यय ही रहेगा। अब हो सकता है जो विद्यार्थी अव्यय नहीं जानते हैं या पढ़कर भूल चुके हैं कि अव्यय किसको कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन काल इन तीनों का ही कोई अंतर नहीं पड़ता। वह वर्तमान भूतकाल भविष्य काल में भी उसी तरह से प्रयोग होते हैं जैसे किसी एक काल में। वह पुरुष के लिए भी वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे स्त्री के लिए, वह एक वचन में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे बहुवचन में। ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं एक जो परिभाषा लिखी है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय होता है और वही पूरे समास का अर्थ प्रधान रूप से बताता है। इसमें क्या होता है, जो अव्यय है वह अपना कोई अलग से अर्थ नहीं रखता, लेकिन जब वह उत्तर पद के साथ मिलता है तो पूरा एक अर्थ बन जाता है
और वह पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सेम शब्द प्रयोग हो सकता है, अर्थात एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए ही सेम शब्द प्रयोग हो सकता है, अर्थात वर्तमान भविष्य भूत सब में वो एक शब्द प्रयोग हो सकता है, अर्थात कोई नहीं बदलेगा, वह पूरा अव्यय रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति। अब यदि यथाशक्ति को मैं पूर्व पद और उत्तर पद समझूं तो यथा हो गया पूर्व पद, शक्ति हो गया उत्तर पद। यथाशक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति के अनुसार। मुझे किसी को कहना है आप यह काम करिए, कितना करिए? यथाशक्ति करिए। यथाशक्ति अर्थात जितनी शक्ति है आप में, आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए। तो शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति। प्रतिदिन, प्रति क्या है? प्रति अव्यय है, दिन में लग गया तो अर्थ बदल गया। अदरवाइज दिन का अर्थ क्या होता है? दिन, डे, एक दिन। लेकिन यदि मैंने प्रति लगा दिया, प्रतिदिन का अर्थ क्या हो गया? हर दिन, प्रत्येक दिन। वैसे ही आजन्म, आ अव्यय है, जन्म में लग गया, अर्थ पूरा बदल गया। जन्म से सिर्फ जन्म का अर्थ होता है कि जन्म होना, लेकिन जब आजन्म हुआ तो अर्थ क्या हो गया? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। वैसे ही यथा समय, आप यथा समय आना, यथा समय आना अर्थात समय के अनुसार आना। तो यथा समय, यथा अव्यय है, समय के साथ लग गया, अर्थ बदल गया समय का। यथा समय का अर्थ क्या हुआ? समय के अनुसार। वैसे ही यथा विधि, विधि के अनुसार। यहाँ पर अव्ययी भाव के कुछ और भी उदाहरण होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं अव्ययी भाव के बेलगाम। बेलगाम अर्थात जिस पर कोई लगाम ना हो। निर्भय अर्थात बिना भय के। उपकूल, उपकूल उपकुल बोल दिया मतलब कूल के समीप। प्रत्यक्ष, अक्ष कहते हैं आंखों को, प्रति हो गया अव्यय, जब प्रत्यक्ष हो गया तो क्या हुआ? ये आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, आप देख सकते हैं इसको। ऐसे ही समक्ष, अक्ष हो गया आंखें, सम हो गया अव्यय, समक्ष हो गया, समक्ष अर्थात सामने है, आंखों के सामने है। वैसे ही प्रत्येक, एक का अर्थ क्या है? कोई एक व्यक्ति या एक चीज। जब प्रति अव्यय लग गया उसमें तो क्या हुआ? प्रत्येक अर्थात एक एक, हर व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक चीज, जिसके लिए भी हम प्रत्येक शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ अव्ययी भाव समास। अब हम बात करेंगे, वहां पर हमने जो भेद का एक क्रम पढ़ा था। समास में एक निश्चित क्रम नहीं प्रयोग होता है, आप अपने अनुसार इन समास को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम सरल से शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर हम जो समास पढ़ेंगे उसका नाम है द्वंद्व समास। अब जब द्वंद्व की बात कर रहे हैं, देखकर ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं किस बारे में बात हो रही है। ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है। किस बारे में बात हो रही है? दो चीजों के बारे में बात होगी। द्वंद्व, द्वंद्व दो चीजों को लेकर होता है। तो वो दो चीजें, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं, कुछ भी हो सकता है। और इसमें बीच में क्या लगता है? ये संयोजक चिन्ह लगेगा। तो जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उनके बीच और का संबंध होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात ये जो चिन्ह लगता है, इस चिन्ह को जब विग्रह किया जाता है तो हटाकर इसकी जगह और लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को हटाकर इसकी जगह और लगा दिया जाता है। उदाहरण, दिन रात। अब दिन रात का मुझे अगर समास विग्रह करना है तो क्या होगा? दिन और रात। माता पिता, माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। सुख दुख, सुख दुख का समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन। तो जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं उनके बीच में यह योजक चिन्ह लगेगा। और जब उनका विग्रह करना होगा तो योजक चिन्ह को हटाकर इसके स्थान पर और लग जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी द्वंद्व समास लिखा आपको दिख जाएगा। जैसे दिन रात डायरेक्ट लिख दिया जाए। माता पिता कभी कभी डायरेक्ट लिख दिया जाए। तो आपको अर्थ से यदि ये लग रहा है कि दोनों ही शब्द बराबर रूप से प्रधान है, तो वहां पर वह समास बदल के क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और विग्रह करते समय पर वहां और लगा दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं द्वंद्व के बाद द्विगु समास की तरफ।
आपको नहीं समझ में आते, आप कुछ और समास के उदाहरणों को करिए और समास के प्रश्नों को देखिए, परिभाषा के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा, हम बाद में भी कुछ और प्रश्नों को करेंगे जिसमें सारे समास के प्रश्न होंगे, तो और थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? अभी हम बढ़ रहे हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास में आपको अगर हिंट याद रखनी है, जैसे अव्ययी भाव समास के लिए हमने याद रखा कि पहला शब्द अव्यय रहेगा हमेशा। द्वंद्व समास के लिए हमने याद रखा द्वंद्व, द्वंद्व 2 चीज़ों के बारे में बात होगी इसमें, ठीक है? उसी तरह से जब हम द्विगु समास के बारे में बात करेंगे तो हमें याद रखना है द्विगु से संख्या। द्विगु शब्द से हम क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे यहाँ पर संख्याओं के बारे में बात होगी। द्विगु में संख्याओं के बारे में बात होगी। अर्थात जो पहला पद होगा, यहाँ लिखा है जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक होता है और उससे समूह या संख्या का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। संक्षेप में पहला शब्द संख्या वाला होगा। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, सप्तसागर, 7 सागर, त्रिलोक, 3 लोक, चतुष्पद, 4 मार्ग, नवग्रह, 9 ग्रह। इसी तरह से नवदुर्गे, नवरात्रि, सप्तपदी और चौराहा, और क्या होता है षटकोण, त्रिकोण। तो ये सब क्या हो गए? ये द्विगु समास के उदाहरण हो गए। बहुत सिंपल है। द्विगु अर्थात संख्या। जितने भी हम शब्द देखें जिनमें आगे संख्या हो और वह पूरा किसी ना किसी तरह के समूह को बता रहा हो, वह द्विगु समास है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में हमको क्या याद रखना है? मैं वापस से रिकॉल कर रही हूँ, आप इसको याद रखिए। अव्ययी भाव समास अर्थात पहला शब्द हमेशा अव्यय होगा। हम्म द्वंद्व समास अर्थात दोनों शब्द प्रधान होंगे। द्वंद्व शब्द से ही हम याद रखेंगे, दो चीजों के बारे में बात हो रही है। द्विगु समास अर्थात पहला शब्द संख्या होगी और वह पूरा समूह बता रहा होगा। याद रखिए, संख्या होगी पहला शब्द। अब आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये फिट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात होगी। विशेषण और विशेष्य की बात होगी कर्मधारय समास में। किसकी बात होगी? विशेषण और विशेष्य की बात होगी। एक बार परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। उत्तर पद अर्थात बाद वाला। पहला पद क्या होगा? वह विशेषण होगा, वह विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? जो दूसरा शब्द है उत्तर पद है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो उत्तर पद की विशेषता बताता है तथा दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नील कमल। कमल कैसा है? नीला है, नीले रंग का है। तो कमल की विशेषता बता रहा है नील, तो नील कमल कर्मधारय का उदाहरण हो गया। उसी तरह से महापुरुष। पुरुष कैसा है? महान है। महान है जो पुरुष, महापुरुष। तो पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है? महान बता रहा है। कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही श्वेत वस्त्र। वस्त्र कैसे हैं? श्वेत हैं। श्वेत अर्थात सफेद हैं, सफेद वस्त्र हैं। तो श्वेत वस्त्रों की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास हो गया। वैसे ही मीठा फल। मीठा फल, फल कैसा है? मीठा है। तो मीठा फल में कर्मधारय समास हो गया। सुशील बालक। बालक कैसा है? सुशील है, अच्छा है। विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो गया। सिंपल है। कर्मधारय समास वे समास होते हैं जहां पर एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। दूसरे पद की पहला पद विशेषता बता रहा होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। आगे हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास वे समास होते हैं जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद। दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, जबकि वे क्या करते हैं? वह दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। वह दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर पौराणिक कथाओं के नाम आते हैं, ज्यादातर। तो हम देखेंगे उदाहरण के रूप में पीतांबर। अब इसमें पूर्व पद क्या है? पीत है। दूसरा शब्द क्या है? अंबर है। अब पीत अंबर कर्मधारय समास का उदाहरण हमें लग सकता है ये, कि भाई क्या है? विशेषण विशेष्य ही तो है।
अंबर है वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है पीत रंग के हिसाब से कि पीले हैं वस्त्र, कर्मधारय समास। लेकिन नहीं, जब हम इसका प्रयोग ऐसे कर रहे हैं किसी देवी देवता के रूप में कर रहे हैं, भगवान के रूप में कर रहे हैं, अर्थात पीतांबर हम कह रहे हैं जिसके वस्त्र पीले हों, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ ब्रैकेट में दिया है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पीतांबर को, पीले वस्त्र हों जिसके, पीले वस्त्र हों जिसके, अर्थात अर्थात श्री कृष्ण। तो पीतांबर किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ना तो पीले का ही इसमें अर्थ था, ना ही अंबर का अर्थ था। दोनों ने मिलकर किसी तीसरी तरफ इशारा किया, वो है बहुव्रीहि। ऐसे ही दशानन। अब दशानन हमें किस समास की याद दिलाता है? दशानन पहला शब्द संख्या है, द्विगु समास की तरफ ध्यान देता है। लेकिन क्या दशानन और भी किसी चीज को बोलते हैं? नहीं बोलते। पर्टिकुलर दशानन रावण को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि में इसी तरह के उदाहरण होंगे जो सभी चीजों को नहीं बोलते, किसी एक विशेष रूप से किसी एक की तरफ वो इशारा कर रही हैं। तो दशानन, 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण। जैसे हमने यहाँ लिखा पीले वस्त्र हो जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, वैसे ही दशानन का हम समास विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं, 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हो जिसकी, चार भुजाएं अर्थात चार हाथ हो जिसके, तो विष्णु। लंबोदर, लंबोदर जिसका पेट लंबा हो, पेट बड़ा हो, अर्थात गणेश। अब यहाँ पर कई बार जब परीक्षा होती है उस समय पर पूछ लिया जाता है पूरा वाक्य देकर, और पूछा जाता है कि ये जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा समास है, और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। चारों विकल्प में कर्मधारय भी दिया है, द्विगु भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है और चौथा कोई और एक समास दिया है। मान लीजिए वहां पर यह वाक्य दिया गया कि कल विद्यालय में सभी को पीताम्बर में बुलाया है। अब पीताम्बर में बुलाया है तो समझ में आ रहा है, अंबर अर्थात वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीले वस्त्रों में बुलाया है। जब पीले वस्त्रों में बुलाया है वहां पर पीताम्बर कर्मधारय का उदाहरण होगा, कृष्ण का उदाहरण नहीं होगा। कृष्ण बनकर आने को नहीं कहा है, पीले वस्त्र पहनकर आने को कहा है। ठीक है। इसी तरह से यदि अगर हम बोलें मैंने आज छत पर उड़ते हुए नीलकंठ को देखा, वहां पर शिव से नहीं जाएगा अर्थ। वहां पर क्या होगा? नीलकंठ को देखा, पक्षी को देखा, वहां कर्मधारय का उदाहरण होगा। और यदि वहां बोला जाए कि हम नीलकंठ के मंदिर में गए थे, तो वहां हमें समझ में आ रहा है नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिनका, शिव जी के बारे में बात हो रही है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि के बाद तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होते हैं और उनके क्या उदाहरण हैं? तत्पुरुष को मैंने देखा जाए जानबूझकर उसको सबसे लास्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष पढ़ाने के लिए, तत्पुरुष समझाने के लिए बात हमेशा कारक की आती है। क्या होता है इसमें? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच कारक का संबंध होता है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं या हम लोग जो बड़े हो जाते हैं, हम लोग भी अक्सर कारक भूल जाते हैं। मैं फटाफट से एक बार कारक को रिकॉल करती हूँ, आप लोग भी याद कर लीजिए। कारक कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध का के की रा रे री षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी। ये है हमारे कारक, ये है हमारी विभक्तियां, ये हमारे चिन्ह। इनमें इनका कहीं ना कहीं लोप हो जाएगा तब वो समास शब्द बनेगा, सामासिक शब्द बनेगा। तो आपको कर्म तत्पुरुष समझने के लिए कारकों की पहचान होनी आवश्यक है ताकि आप तत्पुरुष का सही भेद बता पाएं। तत्पुरुष यहाँ पर मैंने संक्षेप में लिखा, तत्पुरुष के भी भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। जितने हमारे कारक होंगे उतने हमारे तत्पुरुष के भेद हो जाएंगे। संप्रदान तत्पुरुष, वैसे ही अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष,
उसी तरह अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है? यहाँ कई जगह पर सीधे नाम ना लेकर विभक्ति का रूप भी नाम ले लिया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष को बोला जाता है द्वितीया तत्पुरुष, हुँ? इसी तरह करण तत्पुरुष को बोला जाता है तृतीया तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को बोला जाता है चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी। थोड़ा समझते हैं उदाहरण के माध्यम से तत्पुरुष को। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, उसी तरह राजपुत्री अर्थात राजा की पुत्री। तो क्या हो गया राजा का पुत्र, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग रहा है? संबंध का, के, की अर्थात संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है ये, या फिर षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। उसी तरह जलपान, क्या आपने जलपान कर लिया अर्थात जल का पान कर लिया, जल का पान, फिर से का, के, की संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। गृह प्रवेश, क्या आपने गृह प्रवेश किया? गृह प्रवेश अर्थात घर में प्रवेश किया, गृह में प्रवेश किया, में। अब में चिन्ह कौन से कारक का होता है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर, या फिर सप्तमी तत्पुरुष। उसी तरह देश सेवा, देश सेवा का क्या अर्थ हुआ? देश की सेवा, फिर से संबंध तत्पुरुष। वनवास, वनवास अर्थात वन में वास, वन में वास अर्थात अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में जो भी आपके शब्द होते हैं, समास बनता है, यदि उनका हम विग्रह करें तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारक चिन्ह छिपा रहता है और वे कारक चिन्ह के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि तत्पुरुष का कौन-सा भेद है यहाँ। अक्सर तत्पुरुष के भेद पूछे जाते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, तो राजपुत्र संबंध तत्पुरुष, जलपान संबंध तत्पुरुष, गृह प्रवेश घर में प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष, देश सेवा देश की सेवा, देश की सेवा संबंध तत्पुरुष, वनवास वन में वास सप्तमी तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। जिन लोगों को कारक चिन्ह याद नहीं है वो एक बार यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कारक चिन्ह याद कर लीजिए इज़िली कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये थे हमारे समास। अगली वीडियो में हम समास के कुछ प्रश्नों को लेकर मिलेंगे कि आप समास पहचान सकें, समास का विग्रह कर सकें, इस तरह के। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में समास की वर्कशीट्स के साथ।